सरकारी क्वार्टर में एक फ्रिज रखा था। पुलिस अंदर पहुंचती है, फ्रिज को खोलती है और अंदर देखती है कि एक लाश है जिसे पॉलिथीन में पैक कर कर कंबल से ढककर रखा हुआ था। पुलिस उसे बाहर निकालती है और देखती है कि इसमें एक 8 साल के मासूम की लाश को रखा गया है। किचन में पिता की लाश भी रखी हुई थी, उसे भी खून साफ सफाई करके अच्छे से पॉलिथीन के अंदर पैक कर कर रखा गया था। अब घर में एक बेटी भी होनी चाहिए, आस पड़ोस वालों ने बताया भी था, लेकिन बेटी गायब थी। 16 साल की लड़की थी, नाम है उसका काव्या। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि पड़ोस में रहने वाला एक लड़का भी गायब है। सोशल मीडिया खंगालेंगे तो उसकी एक से एक तस्वीरें हैं। बॉडी बिल्डिंग करता है, जिम जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब कातिल ने सरकारी क्वार्टर, रेलवे के क्वार्टर में 2 कत्ल को अंजाम दिया और कातिल का कोई अता पता नहीं है। घर की बेटी गायब है, किडनैपिंग हुई या लड़की कहां गई, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन फिर पुलिस तीसरी आंख पर भरोसा करती है और जैसी ही तीसरी आंख की परत खुलती है तो पता लगता है कि जो पड़ोस में रहने वाला लड़का है वो लाल रंग की स्कूटी से बाहर जाता हुआ नजर आता है। अब यहां तक बात ठीक थी, लेकिन जैसे ही पुलिस रेलवे जहां पे जो स्टेशन था जबलपुर का, उस स्टेशन के बाहर पार्किंग की फुटेज निकालती है तो दिखाई पड़ता है कि उस लड़के के साथ पीछे एक लड़की भी बैठी है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिस घर पर 2-2 कत्ल हुआ था उसी घर की बेटी उस लड़के के साथ ट्रेन से बैठकर कहीं और जाती हुई नजर आती है। अभी कुछ देर पहले जब इस खबर को हम बना ही रहे थे तो कुछ देर पहले पुणे के एक रेस्टोरेंट से पेटीएम करने की खबर भी जबलपुर पुलिस को लगी है। तो अभी जबलपुर पुलिस ने दोनों की तलाश के लिए, या पुलिस को अब तक यह लग रहा था कि शायद हो सकता है लड़की कहीं किडनैप तो नहीं हो गई है। क्यों इस घर में 2 कत्ल होने के बाद लड़की ने अब तक किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया है? क्या बातें हुई थी वो तो आगे बताएंगे, लेकिन जबलपुर पुलिस ने पुणे अपनी टीम को भेजा है पता लगाने के लिए कि दोनों कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। उसके इधर बात करते हैं जबलपुर में सरकारी क्वार्टर में। सरकारी क्वार्टर से जब एक मैसेज जाता है, आपको लगेगा कि 2-2 कत्ल हो गए तो इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी, कैसे लगी? तो दरअसल एक मैसेज जाता है, वॉइस मैसेज जाता है, जिसे उस घर के रिश्तेदार 4 घंटे बाद सुनते हैं, पढ़ते हैं और तब जाकर उस घर पर अपने रिश्तेदारों और पुलिस के साथ भेजते हैं। वो मैसेज में वो क्या चीजें लिखी थी उसे अगर आप जान लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात इस डिकोडिंग क्राइम में हम बात करेंगे कि मर्डर उस मिस्ट्री की। उस घर में जो 2 कत्ल हुए थे किसने किया, लड़की उस लड़की के साथ क्यों जा रही थी, रेलवे स्टेशन पर या जो पार्किंग था वहां पर वो लड़की क्या कर रही थी, और आखिर में घर में मां नहीं है, तो मां कहां गई। मां के बारे में भी बात करेंगे कि उस घर में 3 सदस्यों के बारे में तो पुलिस ने पता लगा लिया, लेकिन मां के बारे में अब तक किसी ने कोई बात नहीं की। उसके बारे में भी डिकोडिंग क्राइम में आपको बताएंगे आज। इस पूरे केस को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस परिवार के बारे में ही जानना होगा जहां पर 2-2 हत्याएं हुई हैं और उनके घर की नाबालिग बेटी जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है वो गायब है और सीसीटीवी में कई जगह देखी भी गई है। जैसे दीपक ने बताया, पेटीएम करते हुए भी पुलिस को उसका एक क्लू मिला है। लेकिन वो गायब कहाँ है, क्यों गायब है, कत्ल किसने किए, उस घर में क्या हुआ, कत्ल कब हुआ, ये सारी चीज़ें अब आपको समझनी होगी। तो सबसे पहले आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं ये राजकुमार और उनके बेटे की है तनिष्क। साथ ही साथ उनकी जो बेटी है काव्या जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है, उसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही काम किया है। इस पूरे केस को समझने के बाद आप जान जाएंगे कि हम उसकी तस्वीर आपको क्यों नहीं दिखा रहे हैं। अब साथ ही साथ बात करते हैं इनकी माँ की। दरअसल जो राजकुमार हैं वो रेलवे विभाग में काम करते हैं, जबलपुर में रहते हैं और इनके जो रिलेशन में लोग हैं, जो इनके पिता हैं, जो इनके चाचा चाची हैं बच्चों के, वो लोग पिपरिया में रहते हैं जो कि मध्य प्रदेश में ही है, जबलपुर से कुछ दूरी पर है। वहाँ पर पिपरिया में वो लोग, उनका एक परिवार है और ये जबलपुर में रह के अपनी जॉब किया करते हैं। साल 2023 में जो बच्चे हैं वो सब प्लान बनाते हैं कि पापा कहीं बाहर घूमने चलते हैं। राजकुमार पूरे परिवार को लेकर माता रानी के मंदिर जाने की एक योजना बनाते हैं, अपने परिवार वालों को शामिल करते हैं, अपने माता पिता से पूछते हैं और वैष्णो देवी जाने का पूरा प्लान बनाया जाता है। अब इसी सिलसिले में परिवार वाले सारे निकलते हैं, लेकिन कटरा पहुँचते पहुँचते जो राजकुमार की बीवी हैं या जो इन बच्चों की माँ है तनिष्क और काव्या की, उनकी तबीयत खराब होती है। इन लोग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन रास्ते में ही अचानक उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है।
अब ये दोनों बच्चे बिन माँ के थे, इनके ऊपर से माँ का साया हट चुका था और जो बच्चा है उसकी उम्र 7 साल थी उस वक्त, तनिष्क जो छोटा बच्चा है, उसके ऊपर से भी माँ का जो साया है वो हट गया था। जो पिता हैं, जो राजकुमार हैं, वो परेशान हो चुके थे कि अब अपने बच्चों के साथ क्या करें, कैसे रहें, उनको किस तरीके से इस दुख से वो उबारें, और इसीलिए वो अपने दोनों बच्चे यानी कि जो उनकी बेटी है और जो उनका बेटा है उसे दादा दादी के पास कुछ दिनों के लिए पिपरिया भेज देते हैं। अब वहाँ भेजने के बाद बच्चे धीरे धीरे से उभर रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे और जबलपुर में रहकर जो राजकुमार हैं वो अपनी जॉब कर रहे थे। छुट्टी के दिन वो भी अपने गाँव पिपरिया चले जाया करते थे। अब इसके बाद धीरे धीरे बच्चों ने कहा कि पापा आपके साथ भी रहना है, तो राजकुमार ने सोचा कि आने वाले वक्त में मैं ट्रांसफ़र डाल दूंगा और अगर मेरा पिपरिया में किसी लोकल जगह पर कोई अगर जॉब लग जाएगी तो ठीक है, तब तक के लिए वो अपने बच्चों को जबलपुर में ले आते हैं। अब जबलपुर में वो रेलवे कॉलोनी, जिसको मिलेनियम कॉलोनी कहा जाता है, वहाँ पर सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। अगर मैं आपको क्वार्टर दिखाऊं तो इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं वही क्वार्टर है और इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर, ये बिल्डिंग का नंबर है 361/6। इसी फ्लैट नंबर पर जो राजकुमार हैं वो अपने बच्चों के साथ रहते थे, यहीं से अपने बच्चों को एक तरीके से उनका जीवन चला रहे थे, अपने आप को भी किसी तरीके से उस दुख से उबार रहे थे। और यहाँ पर उनकी जीवन शैली कैसी थी, बच्चे स्कूल जाते थे इसलिए जो राजकुमार हैं वो सुबह सुबह जल्दी उठते, बच्चों के लिए खाना बनाते, नाश्ता वगैरह तैयार करते, उनको तैयार करते और उसके बाद वो अपने ऑफिस चले जाते। फिर बच्चे जो स्कूल वगैरह जाते हैं वो अपना निकल जाते थे और जो पिताजी हैं वो सारा काम करके घर का ऑफिस जाते थे। अब ऐसे में जो बेटा है वो बार बार पापा से बोलता था कि पापा चलो हम दादा दादी के साथ रहते हैं, और इसीलिए राजकुमार ने अपने ट्रांसफ़र का जो आवेदन है वो भी दे दिया था कि अगर हो सकता है तो आप मेरा ट्रांसफ़र पिपरिया में कर दीजिए, मैं अपनी फैमिली के साथ अब वहाँ रहना चाहता हूँ। लेकिन उस पर बातचीत चल रही थी। अब इधर ये पूरे इनकी फैमिली का बैकग्राउंड है। अब इसी कॉलोनी में, जो ये मिलेनियम कॉलोनी है, यहीं पर एक और परिवार रहता था। उसका लड़का है मुकुल, जिसकी बात दीपक ने की, जो सीसीटीवी में तस्वीर दिखाई गई, जो आपको दीपक आगे बताएंगे भी, वही लड़का मुकुल इनकी जो जीवन चल रहा था, जो इनकी जीवन शैली थी, उसमें एक तरीके से ग्रहण का काम करता है। दरअसल मुकुल और काव्या की बात करें अगर, जो इनकी बेटी है, नाबालिग बेटी है 16 साल की, उसके बीच में कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे रिलेशन थे जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन वही शायद वो बीज बना या वही वो कारण बना जिसकी वजह से ये दो हत्याएं हो गई एक सरकारी क्वार्टर के अंदर। अब बात करते हैं हत्या कैसे की गई और क्यों की गई और हत्या करने वाला आखिर है कौन। तो दरअसल अगर पुलिस रिकॉर्ड की माने और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें 15 तारीख को यानी 15 मार्च को सुबह सुबह इस संगीन कत्ल को अंजाम दिया गया। दो कत्ल किए गए घर में। लेकिन उससे पहले की बात करती हूँ मैं, आपको 13 मार्च और 14 मार्च की कुछ बातें बताती हूँ। दरअसल पड़ोसियों ने 13 मार्च और 14 मार्च को जो मुकुल है उसे देखा है कि वो काव्या के घर के बाहर स्कूटी लगाता है। काव्या थोड़ी देर में आती है, वो उसकी स्कूटी पर बैठती है और दोनों चले जाते हैं। और टाइमिंग क्या था, दरअसल जो इनके पिता हैं, बच्ची के पिता हैं जो राजकुमार, वो खाना वगैरह बना के करीब 10 साढ़े 10 के आसपास घर से निकल जाते थे। 11 बजे के आसपास जो मुकुल है वो स्कूटी लाता था, काव्या घर से निकलती थी और स्कूटी पर बैठकर चली जाती थी। 13 तारीख को भी यानी बुधवार को भी और गुरुवार को भी, 13 और 14 मार्च को दोनों दिन ऐसा ही हुआ। 11 बजे काव्या निकलती है, उसकी स्कूटी पर बैठती है मुकुल की और वहाँ से चली जाती है। और ठीक अपने पापा के घर आने से पहले 1-1.5 घंटे पहले 4 बजे के करीब वो वापस घर में एंट्री करती है और घर में उस वक्त उसका जो छोटा भाई तनिष्क है वो अकेला रहता है। लगातार दोनों दिन ऐसा ही काव्या करती है। अब बात करते हैं 15 मार्च की, यानी जिस दिन कत्ल किया गया। 15 मार्च को सुबह 6 बजे के आसपास जो पड़ोसी हैं उन्होंने बताया कि 6 बजे के आसपास जो मुकुल है वो लड़की के घर बिल्डिंग के आसपास देखा गया है। अब इसके बाद चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे मर्डर किया जाता है, तो दरअसल जब राजकुमार जी उठ जाते हैं, इनके बच्चे उठ जाते हैं, घर में काम वगैरह चल रहा होता है, उसी वक्त एक जो गैस कटर होता है उससे खिड़की का दरवाज़ा काटता है मुकुल। उसके ज़रिए वो अंदर एंटर होता है। अंदर घुसने के बाद किसी भारी चीज़ से, क्योंकि उस वक्त राजकुमार किचन में काम कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे थे, तो भारी चीज़ से जो राजकुमार हैं, जो लड़की के पिता हैं, उस पर ताबड़तोड़ अटैक करता है और वो छटपटाकर नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद चाकू निकालता है और उन पर वार करना शुरू कर देता है। इसके बाद जो भाई बैठा होता है तनिष्क, जो छोटा बच्चा है, उस पर भी वार किया जाता है। उसके भी सिर पे वार होता है भारी चीज़ से, फिर उसको भी चाकू से गोद दिया जाता है। अब इसी वक्त ये 7:30 बजे की
बात है उसके आसपास ये सारी चीज़ें की जा रही थी। एक तरीके से 2-2 वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। बहन वहाँ पर खड़ी होती है और देख रही होती है किस तरीके से उसके पापा को और उसके भाई को मारा जा रहा है। मुकुल उन पर चाकू से अटैक कर रहा है और इसी बीच वो बहुत तेज़ की ज़ोर से चिल्लाती है। करीब वो वक्त होगा 8 बजे के आसपास का, तो बहुत तेज़ की चीख चिल्लाती है वो। और जैसे ही जो गार्ड हैं नीचे खड़े होते हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, वो सुनते हैं कि इस बिल्डिंग से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई है, बच्ची चिल्लाई है। वो ऊपर जाते हैं और दरवाजे को पीटते हैं, बाहर से नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि 2 लोगों का तो कत्ल हो चुका था। मुकुल कातिल था और कत्ल में शामिल थी उस घर की खुद की बेटी, राजकुमार की खुद की बेटी। और इसीलिए वो एक बार चिल्ला देती है खून देखकर, इस तरीके से जो मर्डर किया गया। लेकिन उसके बाद वो शांत हो जाती है, वो समझ जाती है कि अगर मैंने कुछ भी किया तो हम पकड़े जा सकते हैं। अब इसके बाद जब सिक्योरिटी गार्ड है, उन्हें लगता है कि कोई आवाज़ नहीं, तो हो सकता है कोई ऐसे चिल्ला दिया, वो नीचे चले आते हैं। और इधर ये लोग देखिए, एक बच्चे हैं, जो मुकुल है उसकी भी उम्र 19-20 बताई जा रही है, जो लड़की है वो नाबालिग है। लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग किस तरीके से करते हैं, 8 बजे के आसपास ही ये अपनी चचेरी बहन को एक वॉइस मैसेज भेजती है और बोलती है कि मुकुल ने मुकुल ने पापा और भाई को मार दिया है, उनका कत्ल कर दिया है। ये मैसेज वो भेज देती है। इसके बाद पन्नी, जो मुकुल है वो अपने बैग में पन्नी लाया होता है, ग्लव्स लाया होता है, उसके ज़रिए वो उन पन्नियों में दोनों लाशों को पैक करता है। जो पिता की लाश है वो किचन में डाल देता है, खून वगैरह आसपास का साफ़ कर देते हैं, ऊपर से चादर डाल देते हैं। और भाई की लाश, क्योंकि भाई छोटा था, वो आराम से फ्रिज में आ जाता, तो इसीलिए उसकी जो लाश है उसे फ्रिज में रख देते हैं। और जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही फ्रिज है जिसमें जो लड़की है उसने अपने भाई की लाश रख दी, बाकायदा पन्नी में पैक करके ऊपर से कंबल और चादर उड़ा दिया, ताकि किसी को शक न हो और ये लोग पकड़े ना जाए, ऐसा इन्हें लगा था। इस तरीके से इन्होंने एक संगीन हत्याकांड को अंजाम दिया और एक मैसेज भी भेजा। इसके बाद करीब 8 बजे का जो मैसेज भेजा गया है, वो रिश्तेदार, जो चचेरी बहन है, वो देखती भी उसको 4 घंटे बाद है। अगर आप देखें तो 12 साढ़े 12 के आसपास वो मैसेज देखती है। कुछ किसी को समझ नहीं आता, परिवार वालों को दिखाती है, सब में हड़बड़ी मचती है। तो वो लोग एक जबलपुर में इनके एक और रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमें ऐसा ऐसा एक काव्या का मैसेज आया है, आप जाकर फटाफट घर पर चेक करिए। अब जब वो लोग घर पर जाके देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, पुलिस को बुलाया जाता है। तो 2 बजे के आसपास पुलिस उस घर में एंटर करती है, वहाँ का पूरा मंजर देखती है। पुलिस खुद जो लाश है वो किचन में देखती है, उनको कुछ समझ नहीं आता। वैसे में पुलिस सोचती है कि जो फादर हैं, जो इस घर का मुखिया है, उसकी लाश पड़ी हुई है, लेकिन दोनों बच्चे गायब हैं। तो उन्हें लगता है शायद अपहरण का कोई मामला है, कोई किडनैपिंग हो गई है। लेकिन उसी में से एक जो पुलिस का सिपाही है, वो देखता है फ्रिज पर खून के धब्बे लगे हैं। और वो जैसे ही फ्रिज खोलते हैं, उसमें वो एक बच्चे की लाश देखकर पॉलीथीन में भरी सकपका जाते हैं। अब उनके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी भी जो घर की एक लड़की थी वो गायब थी। पुलिस को लगता है कहीं उसका भी तो कत्ल नहीं हो गया, लेकिन उसी ने मैसेज भेजा था। पुलिस पूरे घर की छानबीन करती है, सिर्फ 2 ही लाश मिलती हैं। पुलिस को अब तक लग रहा था लड़की कहीं फंस गई है, लड़की को किडनैप कर लिया गया है। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलता है कि ये जो पूरी साजिश हुई है, ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है, उसमें जो लड़की है वो बराबर की हिस्सेदार है। अब आप वो भी समझिए किस तरीके से पुलिस इस पूरे केस को क्रैक करती है। देखिए, एक माँ के जाने के बाद घर पर जो एक छोटे भाई के लिए माँ के समान उसकी एक बड़ी बहन ही होती है। और यहाँ पे एक बड़ी बहन ने कहें अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। 200 किलोमीटर दूर जहाँ वो रहते थे, उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को मैसेज भी भेजा कि देखिए चाची, घर पर ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, और उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया लड़की ने। इसके बाद सबको ये लग रहा था हो सकता है कि लड़की की किडनैपिंग हो गई हो। अब लड़की की किडनैपिंग और जो प्रेमी है, इन दोनों की उम्र बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन शातिर कितने हैं और पुलिस को कैसे वो छकाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें फेल होते हुए नजर आएंगे आपको। जैसे जैसे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो दरअसल जिस तरीके से वनिता ने समझाया है कि ऊपर तो मर्डर हो चुका था, बाकायदा 200 किलोमीटर दूर, जहां से अपने रिश्तेदार को एक वॉइस मैसेज भी भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद क्या, तो देखिए 12:30 के आसपास, 12:33, अगर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊं, जो लड़का है, जो मुकुल सिंह है, जो पड़ोस में रहने वाला लड़का है, वो अपने लाल रंग की स्कूटी से बाहर जाता हुआ नजर आता है। इस वक्त मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई दे। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि एक लड़की भी उसी गेट से जाती हुई बाहर नजर आएगी। और ये जो टाइम हो जाता है 12:43, मतलब 12:33 में लड़का बाहर जाता है। ठीक 10 मिनट बाद पैदल घूमते हुए, ताकि किसी को शक ना हो, लड़की भी उसी दिशा में चली जाती है। 12:43 हो जाते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं कि आगे का टाइम क्या हो रहा है, तो 12:53 या 55 पर जो इनकी स्कूटी है, जिसमें दोनों सवार दिखेंगे आपको सीसीटीवी फुटेज में, ये
पार्किंग लॉट पर नजर आते हैं। ये पार्किंग कहाँ की है तो मैं आपको बता दूं, जबलपुर स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये पार्किंग है, जहां पर ये नजर आते हैं कि ये अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। तीसरी चीज समझ में आ चुकी है। 12:59 मतलब अब 1 बजने को हैं। अब ये नजर आते हैं कि जबलपुर का जो स्टेशन है उसमें ये अंदर जाते हुए नजर आते हैं, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि जबलपुर स्टेशन बहुत बड़ा है, अब यहां तक आपको ये लगेगा कि हो सकता है कि ये जो दोनों लड़के लड़कियां हैं ये ट्रेन में बैठकर कहीं और निकल गए होंगे, लेकिन नहीं, जरा रुकिए। अब कुछ समय बीतने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 का जो मेन गेट था उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है। पता लगता है कि अब ये स्टेशन से बाहर आ रहे हैं ठीक कुछ देर बाद। तो मतलब ये इन्होंने ना कोई ट्रेन पकड़ा, सिर्फ पुलिस को घुमाने के लिए इन्हें ये पता था कि कहां कहां कैमरे लगे हैं, और इसी का फायदा उठाकर ये पुलिस को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये पुलिस स्टेशन, या क्या माफ कीजिएगा, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, जहां से ये आगे की ओर निकल जाएंगे। लेकिन चुपके से ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 के गेट से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, सड़क के बीचों बीच ये दोनों हाथ पकड़कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, ये आईएसबीटी, जबलपुर आईएसबीटी जहां पे बस स्टैंड है, वहां पर जाकर ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफी देर तक घूमते हुए नजर आते हैं। इसके बाद एक पीले रंग की बस है जो आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, जिसपे कृष्ण कुंज लिखा हुआ है। इस बस पर जाकर बैठ जाते हैं। बकायदा सीसीटीवी फुटेज भी है। अब बात करते हैं, जैसी बस आगे निकलती है, एक जगह है, जब जैसे आप जबलपुर से निकलते हैं तो अधर तला एक जगह है जहां पर ये बस को रोककर कहते हैं कि भैया बस रोकिए, हमें ना अपने पापा के लिए दवाई लेना है। जिसके बाद ये दोनों, मुकुल सिंह और जो काव्या 16 साल की है, ये दोनों बस से उतर जाते हैं। इसके बाद कहां जाते हैं इसके तौर पर कोई आधिकारिक चीज तो है नहीं, ना सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन पुलिस के पास सबसे एक अहम चीज थी। अहम चीज ये कि जो 16 साल की लड़की है, अब देखिए ये जो दोनों कपल है, 20 साल से दोनों की उम्र कम है, लेकिन शातिर कितने हैं कि पुलिस को छकाने के लिए ये हर एक कोशिश कर रहे हैं। पहले बताया कि हम रेलवे स्टेशन जा रहे थे, वहां से निकल गए, बस भी चेंज कर दिया। आखिरी लोकेशन जब पुलिस के पास जो आधिकारिक तौर पे ये थी कि वो कटनी की लोकेशन पर मिले हैं, लेकिन जो हमारे पास अभी अभी जो जानकारी आई है वो ये जानकारी है कि वो पुणे पहुंच चुके हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब ये जो लड़का है, क्योंकि देखिए लड़की इतनी शातिर हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, दरअसल अब लड़की की जब हम बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे तो हमने जब इस पूरी चीज को समझना चाहा कि लड़का पहली बार घर पर कब गया होगा, तो जितने भी आस पड़ोस में रहने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि देखिए भैया, हमने अंदर जाते हैं तो नहीं देखा, लेकिन लड़की के घर के बाहर हमने मुकुल को देखा था एक बैग लेकर, और उसने ग्लव्स भी पहना हुआ था। अब बैग लेने की क्या जरूरत है, तो जाहिर सी बात है बैग में पॉलिथीन बैग लेके आया था। तो 6 और 7:30 का टाइम आपको समझ में आ गया। 7:30 बजे से लेकर, क्योंकि गार्ड ने 8 बजे चीखने की आवाज भी सुनी थी, 7:30 से लेकर बज जाते हैं 12:30, लगभग 5 घंटे हो जाते हैं। उस घर में रहने के दौरान मुकुल और जो काव्या है, जिसने अपने पिता और अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतारा, पैक कर कर फ्रिज में रखा, उस घर में रहते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, प्लान बनाते हैं कि अब आगे क्या करना है। अब ये लड़का लड़की को लेकर हर जगह जा रहा है। अब इस लड़के के बारे में आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, तो लड़के के बारे में हम जब जानने की कोशिश कर रहे थे तो पता लगा कि लड़की को साउथ की मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, वो भी क्राइम थ्रिलर, और कुछ इसी तरीके से मूवीज देख देख के उसने प्लानिंग और प्लॉटिंग भी बनाई। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं, जो लड़का है, जब लड़के की प्रोफाइलिंग हम निकाल रहे थे तो हमें पता लगा कि लड़का 17 साल की उम्र से जिम जा रहा है और बॉडी बनाने का उसको शौक है। जिम जाता था, फोटो जाता था, तो लड़कियां उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स करती थी, जिससे उसे अच्छा लगता था। उसे लगता था कि बॉडी होगी तो लड़कियां ज्यादा पसंद करेंगी। पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, पहली चीज ये। जिस तरीके की आप तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये बॉडी बिल्डिंग की तस्वीरें हैं, फोटोज डालने की जो तस्वीरें, जो गले पे आपको टैटू भी नजर आ रहा होगा, ये कुछ तस्वीरें हैं मुकुल सिंह की, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो मुकुल है ये एक बार जेल जा चुका है, और जेल किस लिए जा चुका है, दरअसल एक रोज हुआ ये था कि जो काव्या के जो पिता हैं उन्होंने बताया कि उनकी बेटी गुम हो चुकी है, गुमशुदा है और नहीं मिल रही है, और आरोप लगाया जेल जाकर कि जो हमारे पड़ोस में रहने वाले आरपी सिंह की जो छोटे बेटे हैं, यानी जो मुकुल सिंह हैं, वो मेरी बेटी को झूठे प्यार में फंसाकर कहीं भगा के ले गए हैं। 2 दिन तलाश की जाती है, बेटी मिलती है और बेटी कहती है कि हाँ मुकुल मुझे भगा के ले गया था और मुकुल ने मेरा रेप करने की कोशिश भी की है। जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत, क्योंकि नाबालिग थी, तो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकुल पर केस दर्ज होता है, जेल भी जाता है, और महज 15 दिन जेल में रहने के बाद वो जमानत पर बाहर भी आ जाता है।
तो ये बात कि जिस लड़के ने जिस लड़के पे आरोप है कि उस लड़की का रेप किया, उस लड़के से ही इस लड़की को मोहब्बत हो जाती है और उसके माया जाल में ऐसे फंसती है कि अपने पिता और भाई को मारने के बाद उसका पीछा करते हुए चली जाती है। एक बात ये, क्योंकि रेलवे कैंपस में रहते थे, तो एक रोज जब ये दोनों आपस में कहीं एकांत में बैठकर कुछ कर रहे होंगे, तभी एक जो उस कैंपस में घूमने वाले शख्स थे, जो या क्या सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया। कहा कि तुम दोनों अकेले में क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है, तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पापा को बताऊंगा। और तुम्हारे जो लड़की के पापा को भी कहा, और लड़की के पापा को कहा कि तुम्हारे पापा तो ऑफिस में बहुत नाम है उनका, तुम ऐसे घूमोगे कोई पकड़ लेगा तो अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल अगर आगे से तुम दोनों को मैंने साथ में देख लिया तो बहुत बुरा होगा। अब जो सुरक्षा गार्ड था उसने मुकुल को थप्पड़ जड़ दिया। अभी ये जो सारा वाक्य जो है ये जेल जाने के बाद का वाक्य है। अब होता यूं है कि जो काव्या है वो अपने घर पर जाती है और कहती है कि पापा, जो सुरक्षा गार्ड जो थे उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, ये देखिए मेरा हाथ, उन्होंने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा है और मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। इसके बाद जो शख्स थे उन्हें उसके पापा बुलाते हैं ऑफिस में, सुनाते हैं, जिसके बाद कहा जा रहा था कि जो सुरक्षा गार्ड था उसने चुपचाप अपना रेजिग्नेशन टाइप कर भेज दिया और नौकरी छोड़ दी। कुछ अच्छा करने के लिए उसने डांटा था, लेकिन हो कुछ और गया। अगर ये चीजें उस वक्त ही रुक जाती तो आज इतना बड़ा हादसा या कहें वारदात नहीं अंजाम दिया जाता। लेकिन ये जो पूरा तरीका है, जिस तरीके से इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग है, साउथ मूवीज को देखकर ये प्लानिंग बनाना, प्लॉटिंग करना, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सबसे अहम चीज कि भैया इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? ये भाग तो रहे हैं, गाड़ी में पैसे, बस में देने के लिए पैसे, इन सारी चीजों के बारे में पुलिस समझना चाह रही है कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, इनके पास इतने पैसे आ कहां से रहे हैं। और महज इतने छोटे छोटे जो दो लोग हैं, अब बच्चे हैं, नाबालिग हैं एक तो, और प्यार किया भी है, तो पैसे का जो इंतजाम किस तरीके से कर रहे हैं, चलिए अब वो समझते हैं। देखिए, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि छोटे बच्चे हैं, उम्र बहुत कम है, चाहे लड़की हो वो नाबालिग है, लड़की की भी ज़्यादा उम्र नहीं है, 19 साल बताई जा रही है, तो कहीं से भी ये बच्चे तो नहीं हैं। जिस तरीके से इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है और जिस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी बच्चे तो नहीं हैं। बताया जा रहा है कि जो मुकुल है उसे साउथ मूवीज़ देखने का बड़ा शौक था, वो थ्रिलर मूवीज़ देखा करता था और ये भी दावा किया जा रहा है कि वो शायद इन्हीं सबको देख के उसने ये सारी चीज़ें रची हैं। जैसे कि दीपक ने बताया कि वो स्कूटी से पहले स्टेशन जाते हैं मदन मोहन, फिर वहाँ पर स्कूटी रख देते हैं, फिर वापस निकलकर पैदल जाते हैं, बस में चढ़ते हैं, फिर बस को दवा रोकने के नाम पर बीच में रुकवाते हैं कि हमें दवा लेनी है, फिर बस आगे चली जाती है, वहाँ से दूसरी बस पकड़ते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए और इन क्लू को जोड़िए कि ये पूरी तरीके से पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर ये सीधे ट्रेन से जाते हैं, इन्हें लगता पुलिस इन्हें पकड़ लेती, तो इन्होंने वहाँ पर स्कूटी रोक दी, उसके बाद ट्रेन को ना लेकर बस में गए, 2 बार बस बदली, तो इस तरीके से पुलिस भी इन्हें पकड़ नहीं पा रही। और अब इनकी लास्ट लोकेशन पुणे की बताई जा रही है, इससे पहले कटनी की बताई जा रही थी, लेकिन हाल ही में पता लगा है कि जो इनकी लास्ट लोकेशन है वो पुणे में है। वो कैसे है और किस तरीके से शातिराना एक प्लान चल रहे हैं और कैसे इनके पास पैसे आ रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जिस तरह से इनकी प्लानिंग है, आप अब तक पूरा आप जो केस सुन रहे हैं उसमें आप समझ गए होंगे कि कितना दिमाग इन्होंने लगाया है, तो पैसे भी बड़ी आसानी से इन्हें मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो मुकुल है उसके पास 2 बैंक अकाउंट है, तो पुलिस को लग रहा है कि मुकुल अपना एटीएम लेकर गया है, तो पुलिस उसको ट्रैक कर रही है, लेकिन अभी तक मुकुल के एटीएम से कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं हुई। अब इधर जो राजकुमार हैं जिनकी हत्या की गई है, जो काव्या के पिता हैं, उनका जो एटीएम कार्ड है वो गायब है, पुलिस को मिल नहीं रहा और पुलिस को लग रहा है कि कहीं इसी से तो ट्रांजैक्शन नहीं की जा रही। क्योंकि जब पुलिस एक सीसीटीवी में देखती है कि जब ये दोनों रोड किनारे खड़े हैं और काव्या के एक हाथ में उन्हें एटीएम कार्ड दिखता है सीसीटीवी के अंदर, तो वो ये चीज़ भी जो पुलिस इसका आकलन लगा रही है, क्योंकि राजकुमार का एटीएम मिला भी नहीं है और इसी आधार पर पुलिस इसको ट्रैक करके इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी पता लगाने की कोशिश कर रही है। अब अगर फ़ोन की बात करें तो इनकी चालाकी को आप यहाँ से समझिए कि देखिए, लड़की के पास अपना फ़ोन था, लड़की के पास अपना फ़ोन था, लेकिन दोनों ही फ़ोन लेकर नहीं गए। फ़ोन किसका लिया गया? काव्या ने जो अपनी माँ का फ़ोन लिया, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका फ़ोन लेकर काव्या अपने बॉयफ्रेंड या यूँ कहें जो मुकुल है, जिसे कथित बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, उसके साथ भागी है और अपने पापा और अपने भाई का कत्ल करवाकर, और उस फ़ोन के ज़रिए ही ये लास्ट इन्होंने एक पेटीएम किया है एक होटल के अंदर पुणे में, जहां से पुलिस को लास्ट लोकेशन मिली है। अब पुलिस ने अपनी जबलपुर की जो पुलिस की टीम है उन्हें वहां पर भेज दिया है और जल्द से जल्द ये हिदायत दी है किसी भी तरीके से इन दोनों को पकड़ो, क्योंकि इन दोनों ने, जो दिखने में बहुत छोटे हैं, उम्र बहुत छोटी है, लेकिन पुलिस की भी नाक में दम कर दिया है। जिस तरीके से 2 संगीन वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया और उसके बाद ये जिस तरह से भागते फिर रहे हैं, ये बाकायदा दर्शा रहा है कि इन्होंने
जो 16 तारीख को इन्होंने कत्ल किया उससे पहले जो ये 13 और 14 मार्च को मिले, जो मैंने आपको बताया था कि कत्ल वाले दिन से पहले 2 दिन लगातार जो काव्या है वो अपने जो मुकुल है उसके साथ लगातार गई जब इसके पिता घर से चले गए। तो पुलिस का मानना है कि उन्हीं 2 दिनों में इन्होंने बाकायदा पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की है, सारी चीज़ों को समझा है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ साझा की है और उसी आधार पर उन्होंने सामान भी खरीदा, पॉलीथीन खरीदी, सारी चीज़ें इन्होंने अरेंज की और फिर 16 तारीख को कत्ल किया। तो पुलिस का बाकायदा ये मानना है, पुलिस बोल रही है कि ये दोनों जो बच्चे कहने को हैं ये पूरे शातिर हैं और उन्होंने बहुत ही प्लानिंग के साथ ये पूरी वारदात को अंजाम दिया और अब खुद को बचाते भी फिर रहे हैं। देखिए मैं उन सारे दर्शकों से जो खास तौर पे जो युवा हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए मोहब्बत प्यार जो आशिकी जो चीज़ें हैं ये अभी अभी आपको हुआ है, मतलब 2 साल होगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल। आपके जो पापा मम्मी हैं, जितने भी परिवार वाले हैं, उन्होंने आपको बड़े नाज़ों से बड़े प्यार से इतना बड़ा भी किया है। ज़रा सोचिए जब आप उनको छोड़ कर चले जाते हैं किसी से 2 साल की या 3 साल की मोहब्बत के चक्कर में, अगर 17-18 साल पहले अगर आपके घर वाले आपको जब आपकी उम्र 1 साल भी नहीं थी वहीं छोड़ देते, आज आप कहाँ होते? जवाब आपको पता होगा। जब आपकी उम्र 1 या 2 साल होती, अगर आपके पिता, आपकी माताजी आपको कहीं छोड़ कर चली जाती, बीच सड़क पर छोड़ के चली जाती, लहूलुहान छोड़ देती, आज आपकी कोई औकात नहीं है। जितने भी बच्चे हैं, उनकी जो इस दुनिया में आप अपने माता-पिता की वजह से ही हैं। अगर आपके माता-पिता नहीं होते, आपकी देखभाल नहीं करते, आज आप कहीं के नहीं रहते। और जैसे ही आप बड़े होते हैं, आपको 2 घंटे, 3 घंटे में किसी की शक्ल देखकर किसी से प्यार हो जाता है। 2 साल का प्यार, 3 साल का प्यार। आप याद रखिए आपके बचपन के डायपर से लेकर आपको नहलाने से लेकर हर एक छोटी चीज़ का ख्याल रखना, बुखार आना, खांसी आना, हर एक चीज़ का देखभाल करते थे आपके परिवार वाले। ख़ास तौर पे आपके पापा मम्मी, आप उन्हें ही रास्ते से हटा दे रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है? और किसी अपने माँ को मारकर, अपने पिता को मारकर, अपने भाई को मारकर अपने प्यार को इस दुनिया में लाना बिल्कुल जायज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा गलत है। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा-सा अपने अंदर भी झाँकिए और सोचिए अगर आस-पास कोई ऐसी चीज़ें हो रही हों, उन्हें पहले ही रोकिए। देखते रहिए क्राइम तक।